काफी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मेकिंग चार्जेस लगाते हैं जो ज्वेलर्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मेकिंग चार्जेस कैसे डिसाइड होते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप मेकिंग चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इतने लगेंगे, और क्या इसके अंदर गवर्नमेंट के कोई रूल्स हैं जिसके हमें ये पता लगे कि इतना परसेंटेज हमारा मेकिंग चार्जेस में लगेगा। तो आशीष जी, जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं, पहले तो हम गोल्ड प्राइस के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम मेकिंग चार्जेस के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, सोने का भाव आपके सामने है 24 और 22 कैरेट दोनों का। जैसा हम अपने सभी वीडियो में बोलते हैं, जिस भी दिन इस वीडियो को देखते हैं आप अपनी सिटी का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आप हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी उस दिन का भाव, ताकि आप अगर ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको सही भाव मिले। उसके अलावा मेकिंग चार्जेस जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन सा तरीका, 3 तरीके रहते हैं विनय जी, कौन सा तरीका सही है। तो सोने के दाम की अगर हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोची, हैदराबाद, गैंगटोक, बेंगलोर, अहमदाबाद सभी सिटी को हमने इंक्लूड किया है 22 और 24 कैरेट दोनों के भाव को। इसके अलावा सिल्वर का रेट दुबई और सऊदी अरेबिया, जहां पर गोल्ड थोड़ा सस्ता माना जाता है, वहां का रेट भी आपके सामने है विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं मेकिंग चार्जेस पे बाद में आता हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जब मैं गोल्ड खरीदने जाता हूँ तो मुझे या तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता हूँ या फिर ज्वेलरी खरीदता हूँ। तो अगर मैं गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे कैसा या कौन सा 22 कैरेट खरीदना चाहिए, 24 खरीदना चाहिए, या कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए? बिल्कुल, गोल्ड आप 2 पर्पस के लिए खरीदते हैं। जैसा आपने बोला, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप खरीदते हैं तो हमारा कहना है आप डिजिटल फॉर्म में ही खरीदेंगे। विकल्प रहते हैं आपका सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, और काफी लोग वॉलेट से भी गोल्ड खरीदते हैं डिजिटल फॉर्म में। और हमारा एक डिफरेंट वीडियो है, इनफैक्ट ये अवेयरनेस के जो हमारे वीडियो है गोल्ड के, उसी सीरीज का ये वीडियो पार्ट है। आप इन सभी एसजीबी बेहतर है, वॉलेट में आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं तो आप कॉइन्स के रूप में, बार्स के रूप में, और काफी जगह छोटे शहरों में चलन है टुकड़ा खरीद लेते हैं, तो जिसमें मेकिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बड़े सारे उनके पास गोल्ड रहता है, उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर तोड़ देते हैं। उसका वेट जो होता है फिर मेजर किया जाता है, और उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। आप को इनफैक्ट हमारा जो गोल्ड कॉइन से रिलेटेड वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वेलरी की विनय जी। ज्वेलरी के लिए आपको पता होना चाहिए कि 24 कैरेट की ज्वेलरी कभी नहीं बनती है, पर काफी लोगों का कमेंट रहता है कि उनसे ज्वेलरी के लिए 24 कैरेट का भाव लिया जाता है। तो अभी हम जानेंगे क्या वो सही है या गलत है, और उसके लिए उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। आपको हमेशा 22 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। अगर आपका बजट का इशू है तो आप 18 कैरेट का भी ज्वेलरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायमंड ज्वेलरी लेते हैं तो उस केस में आपको 18 कैरेट का ही लेना होता है, क्योंकि डायमंड को होल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है गोल्ड को, ताकि डायमंड गिरे ना। उसके लिए 18 कैरेट का जो गोल्ड रहता है उसमें डायमंड ज्वेलरी मोस्टली बनती है। तो आप 22 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी के लिए नहीं खरीदेंगे, आप प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट की खरीदेंगे विनय जी। तो अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे मैं मेकिंग चार्जेस की बात करूं तो क्या कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या फिर मैं रूल्स की बात करूं जिससे मुझे ये पता लगे कि ये परसेंटेज है? क्योंकि ज्वेलर्स तो मनमानी करते हैं, कभी कहते हैं 20% लगेगा, कभी 40% लगेगा। 40% तो नहीं, 15% के आसपास लगेगा। तो उस केस में क्या रूल्स हैं? बिल्कुल, हमें ये जानना चाहिए कि ज्वेलर्स को एक सही मेकिंग चार्जेस मिल पाए, क्योंकि वो लोग भी एक्सपेंस बियर करते हैं, उनके भी शॉप का खर्चा है। तो अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से 3 मेथड से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। पर आपने गवर्नमेंट रूल की बात करी विनय जी, तो अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई रूल नहीं है जो प्राइसिंग या मेकिंग चार्जेस से रिलेटेड, जो आप ज्वेलरी खरीदते हैं उससे रिलेटेड कोई रूल बना हो। इसीलिए हम देखते हैं कि ज्वेलर्स जो है सिटी टू सिटी, शॉप टू शॉप डिफरेंट प्राइस रहता है। इनफैक्ट एसोसिएशन रहती है ज्वेलर्स की सिटी वाइज, तो वहां पर उनको डेली का प्राइस मिल पाता है, और हम ट्राई करते हैं कि आपको उस दिन का सही भाव मौजूद पता लगे। इसके लिए हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं गवर्नमेंट के। तो एक चीज है कि केडीएम गोल्ड आप नहीं खरीदेंगे, आपके स्किन के लिए सही नहीं रहता है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है 2020 से ही। इसके अलावा बीआईएस हॉलमार्क ही खरीदेंगे आप जब भी खरीदेंगे गोल्ड को, ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं, क्योंकि बीआईएस हॉलमार्क से आपको श्योरिटी हो जाती है कि गवर्नमेंट एजेंसी की स्टैंप लगी हुई है कि जिस भी कैरेट का आप सोना खरीद रहे हैं वहां पर लिखा रहेगा। और ये इनफैक्ट मैंडेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट रोल का। गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्शंस ले रही है गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर। तो मिड ऑफ 2020 के आसपास ये जो मैंडेटरी हो जाएगा बीआईएस हॉलमार्क बेचना, तो सभी ज्वेलर्स सिर्फ और सिर्फ बीआईएस हॉलमार्क ही बेच पाएंगे उसके बाद।
इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, काफी लोगों का कमेंट रहता है कि उनसे BIS हॉलमार्क का अलग से काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो हम बताना चाहेंगे सिर्फ 35 रुपए प्लस GST का खर्चा आता है BIS हॉलमार्क की स्टैंप लगवाने के लिए। ये पर आइटम का होता है, पर ग्राम या इस तरीके से चार्ज नहीं रहता, ये पर आइटम, चाहे आपका आइटम जो है 20 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, पर आपको 35 प्लस GST ही रुपीज ही लगेंगे पर आइटम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि ज्वेलरी कैसे कैलकुलेट होती है, जो हमारा मेन वीडियो का रीजन है। ज्वेलरी का प्राइस निकालना है तो गोल्ड रेट आप हमसे पता कर सकते हैं उस दिन का, पर ग्राम का आप रेट लेंगे, उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आपका वेट है ज्वेलरी का, उसके बाद आप उसमें मेकिंग चार्जेस ऐड करेंगे। कई जगह पर रहता है कि पर ग्राम लिया जाता है, कई जगह पर परसेंटेज के रूप में लिया जाता है, और उसके ऊपर आप GST ऐड करेंगे। GST जो रहता है वो 3% रहता है गोल्ड के भाव का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ज्वेलर है वो प्राइस को कैसे कैलकुलेट करता है कि भाई मेरी ये ज्वेलरी है, उसके अंदर नग भी लगे हुए हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? नग का एक अलग से क्वेश्चन रहता है काफी लोगों का। उसके अंदर नॉर्मली जो नग की ज्वेलरी आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपके लिए डायमंड ज्वेलरी खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेचते वक्त नग की आपको वो कीमत नहीं मिलती है। होता क्या है, जब आप ज्वेलरी लेते हो तो आपको ज्वेलर बोलता है कि ये नग जो है काफी हल्के हैं, इस ज्वेलरी की कीमत में, गोल्ड की कीमत में आपको वो नग जो रहते हैं वो काफी सस्ते आते हैं, उस कीमत में आपको लेना पड़ता है, पर जब आप वापस देते हैं तो नग तोड़ दिए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नग वाले डिजाइन पसंद है तो आप डायमंड ज्वेलरी ही खरीदेंगे विनय जी। तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो मेकिंग चार्जेस है उनको कैसे, क्या तरीका है जिससे हमारे को ये पता लगे कि इस तरीके का जो सोना है या ज्वेलरी है इस पे इतना % लगेगा, जो हम 3 तरीके की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमें कैसे पता लगेगा कौन सा तरीका बायर के लिए बेनिफिट है? बिल्कुल 3 तरीके रहते हैं। एक रहता है फ्लैट रेट, जिसमें आपको 200 रुपए पर ग्राम, 300 रुपीज पर ग्राम, काफी ऑफर्स भी आते रहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क की हमने काफी बातें की हैं। कुछ लोग आपसे करते हैं परसेंटेज फॉर्म में कि हम 8%, 10%, 12% बेस्ड ऑन डिजाइन जो रहता है आपके गोल्ड की या कौन से ब्रांड की आप ज्वेलरी ले रहे हैं उसके हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। कुछ लोग तो इनफैक्ट 15%, 20% भी चार्ज कर लेते हैं, जैसे आपने बोला विनय जी। उसके अलावा तीसरा मेथड रहता है कि कुछ लोग 22 कैरेट और 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है आपको, वो 24 कैरेट के भाव से बेचते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सा तरीका आपके लिए फायदेमंद है, जिसके लिए आप ज्वेलर को बोल सकते हैं कि हम इस मेथड से देखना चाहेंगे। और ज्वेलर्स के लिए भी आपको सोचना है कि उनका खर्चा रहता है, तो आपको एक रीजनेबल प्राइस उनको देना सही रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई आपको 24 कैरेट के प्राइस पे आपको ज्वेलरी बेचता है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें लगभग 9% के आसपास की इंप्योरिटी रहती है। तो इफेक्टिवली आप जो मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, जो एडिशनल चार्जेस इसको बोला जाता है, जो आपको वापस देते हुए रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जब आप सोना वापस बेचना जाते हैं, चाहे अगले दिन ही बेच दें, तो आपको उस मेकिंग चार्जेस या एडिशनल चार्जेस का नुकसान हो जाता है। तो 22 कैरेट 24 कैरेट के भाव पे अगर मिलती है, आपसे कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो आपको 9% के आसपास का एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि फेयर है। आपको 9% से लेके 12% के आसपास ज्वेलर को देना चाहिए, उनका काफी खर्चा रहता है। लेकिन आप फेस्टिवल ऑफर, इसमें एक डिसएडवांटेज रहती है कि काफी टाइम पे ज्वेलर्स के पास फेस्टिवल ऑफर आते हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस वो वेव ऑफ कर देते हैं या कम कर देते हैं। पर अगर इस सिचुएशन में जाते हैं हम लोग, तो आपको 22 कैरेट के बदले 24 कैरेट का जो प्राइस देना पड़ रहा है, तो उसमें आप उस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई 18 कैरेट की ज्वेलरी 24 कैरेट के प्राइस पे दे रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ज्वेलरी वो नहीं लेनी है, क्योंकि उस केस में आपको सीधा सीधा 25% का नुकसान हो रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है। तो 25% बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में हमारी राय रहेगी 18 कैरेट का गोल्ड आप 24 कैरेट के भाव पर नहीं खरीदेंगे, 22 कैरेट का आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको लगभग 9% के आसपास का चार्जेस लगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी परसेंटेज मेथड के साथ। तो नॉर्मल जो ट्रेंड चलता है वो 8%, 10%, 12% के आसपास रहता है, जैसे मैंने बताया, डिजाइन और ब्रांड के हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, फेस्टिवल ऑफर की बातें कर सकते हैं। इसमें 2%, 3% भी अगर आप सेव करते हैं तो सीधा सीधा आपको फायदा होगा। आप गोल्ड प्राइस को नीचे आते हुए देखते हैं, वेट करते हैं, रिस्क उठाते हैं, पर यहां आप नेगोशिएट करेंगे तो बिल्कुल आपको फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा बेनिफिट होने को मिल सकता है। आप ज्यादा ज्वेलरी लेते हैं तब भी थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं, पर आपको ये सोचना चाहिए कि ज्वेलर को भी कुछ खर्चा होता है, तो आपको उस रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैसा उनको देना चाहिए। तो 10 से 12% हमें लगता है कि नॉर्मल ट्रेंड है, उतना आप मेकिंग चार्जेस दे सकते हैं, क्योंकि उसको डिजाइन को बनाने में काफी खर्चा आता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आपको इंश्योर करना है कि BIS हॉलमार्क ही खरीदेंगे आप,
और जैसा मैंने बताया कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं क्योंकि आपने पहले ही मेकिंग चार्जेस दे दिए हैं, तो मेकिंग चार्जेस में BIS हॉलमार्क इंक्लूड होता है। और जैसे ही ये मैंडेटरी हो जाएगा फिर तो ज्वेलर्स बिना BIS हॉलमार्क के ज्वेलरी बेच ही नहीं पाएंगे और आपको KDM गोल्ड नहीं खरीदना है, ये ध्यान रखना है। तीसरा मेथड अभी हम जानेंगे तीनों में से कौन सा मेथड है बेटर रहेगा कि फिक्स चार्जेस ऑन वेट। तो इस केस में क्या होता है कि वो आपसे 200 रुपए 300 रुपए पर ग्राम के हिसाब से आपसे चार्ज ले लेते हैं। तो ये सिनेरियो तब फायदेमंद रहता है कि जब आपका गोल्ड प्राइस जो है काफी ऊपर होता है, तो उस केस में फिक्स चार्जेस के हिसाब से आपको हो सकता है कि कम परसेंटेज लगे। तो आप इमीडिएटली जैसे ही आपको ये मेथड बताया जाए तो आप कैलकुलेट करेंगे, इमीडिएटली कंपेयर करेंगे कि आपको कितना परसेंटेज लग रहा है, तो उसके बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई आप तो हमसे बहुत ज्यादा परसेंटेज ले रहे हैं फिक्स चार्जेस के नाम से। और जब प्राइस रिड्यूस होता है, जैसे अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें और ज्वेलर्स में फिक्स चार्जेस जो है पीक के टाइम पे जब सोना 56-57,000 था उस टाइम पे अगर फिक्स कर दिया है और अभी तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो उस केस में बिल्कुल आपको लॉस हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल में देखना चाहेंगे, हमने एग्जांपल लिया है 50,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से। उस केस में अगर हम फ्लैट मेकिंग चार्जेस की बात करते हैं जो कि 15 ग्राम का अगर आप कोई ज्वेलरी लेते हैं, आप अपना सोने का हार लेते हैं, तो उस केस में सोने का जो प्राइस आता है वो लगभग 75,000 के आसपास का आता है। मेकिंग चार्जेस जो रहेंगे उसमें 15 ग्राम के हिसाब से 300 रुपए पर ग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4500 के आसपास तो आप मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी वो 79,500 के आसपास निकल के आएगी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज फॉर्म में, तो गोल्ड का प्राइस तो सेम ही रहेगा 5,000 पर ग्राम मल्टीप्लाई बाय 15, तो 75,000 आपकी गोल्ड का प्राइस रहेगा। उस पे अगर हम 12% के हिसाब से मेकिंग चार्जेस की बात करें तो लगभग आप परसेंटेज फॉर्म में 9,000 के आसपास का भाव दे पाएंगे उनको मेकिंग चार्जेस में। तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी वो 84,000 बढ़ेगी। तो इसमें आप देखते हैं कि आपको फ्लैट चार्जेस जो है आपको सस्ता पड़ता है, तो आपको देखना होगा उसी समय पर कि आपको फ्लैट चार्जेस बेटर रहेगा, परसेंटेज बेटर रहेगा, या 22 कैरेट का 24 कैरेट के हिसाब से आपका अगर भाव देते हैं। तो तीनों मेथड में एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ कुछ रहती हैं, पर आपको थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, आपको स्मार्ट बायर बनना है, आपको इमीडिएटली कैलकुलेटर उठाना है और आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कहां फायदा हो रहा है। जनरल रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 से 12% के आसपास मेकिंग चार्जेस अगर रहते हैं तो आप सोना खरीद सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष, तो ये बात आपने अच्छी बताई कि ज्वेलरी लेते वक्त लोग कैलकुलेट नहीं करते और इग्नोर करते हैं इस चीज की। ज्वेलरी डाउन होने का तो बेनिफिट देखते हैं कि गोल्ड डाउन हो रहा है तो हम जल्द खरीद आए, बट जब वो ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो 13% 14% लगाता है तो ध्यान ही नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।